ओम क्रांतिकुंज गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में जो अगला टॉपिक है हमारा लर्निंग थ्योरीज, और उसमें भी जो पहला टॉपिक हमारा आता है ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने दी है, किसने इसके बारे में बताया है। तो इसके प्रोपाउंडर हैं बेंजामिन ब्लूम। 1956 में इन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी दी थी। ठीक है। होता क्या है ये, क्या होता है ब्लूम टैक्सोनॉमी? तो ये एक हियरकियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कि जो हमारे एजुकेशन या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हमारा गोल है, जो हमारा उद्देश्य है, तो इसको एक सीक्वेंस में क्या करता है, ये क्लासिफाई करता है। क्या होता है इससे? टू हेल्प टीचर्स फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स, design instruction, construct assessment across increasing level of complexity, कि जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं तो उनको एक सीक्वेंस में क्या करता है, ये उनके ऑब्जेक्टिव, उनके इंस्ट्रक्शन, कैसे उसमें निर्देश देना है, कैसे उसको समझाना है। ठीक है। यानी कि इजी से स्टार्ट करके और फिर कॉम्प्लेक्सिटी तक ये लेकर जाता है। वैसे सिक्वेंशियल क्लासिफिकेशन को ब्लूम टैक्सोनॉमी बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें जनरली जो सीखना होता है 3 लेवल्स पर होता है, या फिर हम बोले कि 3 डोमेन उसके होते हैं। 3 क्षेत्रों में इसके अलग अलग सीक्वेंस बताई गई है। सबसे पहला है इसमें कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है हमारा। ठीक है। उसके आधार पर जो सबसे छोटे वाला लेवल होगा, लो लेवल होगा, उससे हम हायर लेवल की लर्निंग स्किल्स कैसे सीख सकते हैं, वहां तक ये सीक्वेंस जाती है। ऐसे ही अफेक्टिव, यानी कि जो हमारे भावात्मक क्षेत्र हैं, एटीट्यूड, इमोशंस, तो उनकी लर्निंग हम कैसे करते हैं। साइकोमोटर, यानी कि जो मनोदैहिक हमारा क्षेत्र है, उसमें हम कैसे लर्निंग करते हैं फ्रॉम लो लेवल टू हायर लेवल। तो ये बताया है ब्लूम टैक्सोनॉमी में। अब बात आती है कि फायदा क्या है इसका, क्या हमें बेनिफिट मिलता है ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ने के बाद। तो जो हमारी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं LOTS शॉर्ट्स में, शॉर्ट में इसको LOTS बोलते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इस इसके बीच में और जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, उसके बीच में एक बैलेंस हमारा बन जाता है। ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो हमारे 3 डोमेन हैं, इनका अध्ययन करने के बाद लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इनके बीच में एक बैलेंस एंश्योर हो जाता है। ठीक है। तो क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, ये हम आगे देखेंगे। पहला इसमें आता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो ये आपको लेवल जो 6 दिए गए हैं, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन की अगर बात करें तो 6 लेवल के सीक्वेंस में हम लर्निंग करते हैं, सीखते हैं 6 लेवल्स में। पहला लेवल क्या है इसमें, जो कि सबसे लोवेस्ट लेवल है, लोवेस्ट लेवल है ये, और इवेल्युएशन आपका हाईएस्ट लेवल है। तो लोवेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो भी आप याद करते हो, ठीक है, तो वो आपकी मेमोरी बनती है। मेमोरी ही आपका क्या है, नॉलेज है, ज्ञान है। ठीक है। तो यानी कि रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, सबसे पहले आप नॉलेज लेते हो किसी भी चीज की। यानी कि जो आप अभी आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक लाइन की मैं अगर बात करूं, लर्निंग एज ए 6 लेवल हियर की इन कॉग्निटिव डोमेन, तो सबसे पहले आप इसको याद करोगे, इसको रीड करोगे। रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके मीनिंग को, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। यानी कि जो इसमें आइडिया या फिर जो कंसेप्ट इसमें बताया गया है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या इसका मीनिंग है। तीसरे नंबर पर अब हमने उसके किसी भी इंफॉर्मेशन की नॉलेज हमने ले ली, उसके अर्थ को भी समझ लिया। अब उसको हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई कहाँ पर, किसी नई सिचुएशन में।
ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने इस सिचुएशन में इस चीज को सीख लिया, इसके मीनिंग को सीख लिया तो इसी में अप्लाई कर देंगे, नहीं, किसी और सिचुएशन में हम इसको, इस नॉलेज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे कि क्या हमने सही से अप्लाई इसको किया है। और एनालिसिस होता कैसे है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ लेंगे और उन पार्ट्स के बीच में हम एक पैटर्न ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या जो हमने पूरे रूप में, संपूर्ण रूप में कोई चीज पढ़ी थी या फिर समझी थी, अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो क्या उनके बीच में कोई रिलेशन हम बता सकते हैं। कि जैसे आप कोई भी एक स्टोरी पढ़ते हो, ठीक है, या फिर कोई भी वेब सीरीज होती है तो उसके सीजन आते हैं या फिर उसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग एपिसोड्स होते हैं। तो एक एपिसोड जो है दूसरे से कनेक्टेड होता है। और एक अगर पूरी मूवी की बात करें हम, ठीक है, तो मूवी अपने आप में संपूर्ण होती है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टोरी आपको पता चल जाती है। लेकिन कोई भी एक वेब सीरीज या फिर सीजन में आपको टुकड़ों में वो स्टोरी मिलती है। लेकिन क्या उनमें एक पैटर्न ढूंढ पाते हो आप, तो पैटर्न हम उसमें ढूंढ लेते हैं कि जो पहले वाला एपिसोड था नेक्स्ट एपिसोड उससे कनेक्टेड है। तो यही एनालिसिस हमें लर्निंग में भी करनी है कि जो हमने अप्लाई की है नई सिचुएशन में वो नॉलेज, अब उसका एनालिसिस हम करेंगे। कैसे? उसको भागों में विभाजित हम करेंगे। विभाजित करने के बाद उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न हम ढूंढेंगे कि ये दोनों जो भाग हैं, कि जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं, 2 किए हैं, 4 किए हैं, जितने भी पार्ट्स किए हैं तो उनके बीच में क्या-क्या कॉमन पैटर्न बन रहा है। ये आपने कर लिया। अब दोबारा से हम क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे। किसका? कि जो आपने अलग-अलग भागों में उस इंफॉर्मेशन को तोड़ लिया था, ठीक है? तो क्या उससे कोई नई इंफॉर्मेशन बन सकती है या फिर कोई नई चीज बन सकती है? तो जो अलग-अलग भाग आपने लिए थे, अब उनको हम कंबाइन करेंगे और संपूर्ण रूप में लेकर आएंगे। कंबाइनिंग पार्ट्स टू फॉर्म ए न्यू होल। तो एक नया संपूर्ण रूप हम उसको दे देंगे। और लास्ट में फिर होगी इवैल्यूएशन कि जो आपने नया, नई चीज या फिर नई वस्तु, नई इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज की है, नई इंफॉर्मेशन, नई सूचना संश्लेषित की है, तो उसको अब इवैल्यूएट किया जाएगा। यानी कि जजमेंट, कि जो जो उसके क्राइटेरिया होंगे, जो जो उसके स्टैंडर्ड्स होंगे, तो उसके आधार पर हम उसकी क्या करेंगे, अब इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। 1956 में ये बेंजामिन ब्लूम ने दिया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें कुछ संशोधन किया गया। क्या संशोधन इसमें किया गया और किसने किया? यानी कि इस ब्लूम टेक्सोनॉमी को क्या किया गया, रिवाइज किया गया। और कौन से डोमेन को, कौन से क्षेत्र को रिवाइज किया गया? केवल कॉग्निटिव डोमेन को, ठीक है। तो जो पुराने वाला हमारा कॉग्निटिव डोमेन है वो हमने पढ़ लिया। अब नए वाला कॉग्निटिव डोमेन हम करेंगे जो रिवाइज किया गया था। रिवाइज किसने किया था? एंडरसन एंड कैथोल, इन्होंने इसको रिवाइज किया था 2001 में, ठीक है। जो बाकी के दो हमारे डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, उसमें कोई रिवीजन नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या क्या चेंज किया गया? दो मेजर चेंजेस इसमें किए गए पुरानी ब्लूम टॉक्सन टेक्सोनॉमी में। क्या क्या? कि जो नाउन्स पहले लिए गए थे, ये हैं नाउन। अगर इंग्लिश ग्रामर की हम बात करें, उनको चेंज किया गया वर्ब्स में, यानी कि एक्शन में चेंज किया गया, एक्शन ओरिएंटेड बना दिया गया उनको, जो हमारे पुराने नाउन लिखे हुए थे, ठीक है। इससे क्या पता चला कि जो एंडरसन एंड क्रैथहोल ने रिवाइज किया ब्लूम टेक्सोनॉमी को, उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया कि थिंकिंग जो है, सोचना जो है, एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि क्रियावान ये वस्तु है, क्रियावान ये प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। तो इसीलिए इसको वर्ब्स वर्ब्स में इन्होंने, एंडरसन एंड क्रैथहोल ने चेंज कर दिया। तो नॉलेज को बना दिया इन्होंने कि जो नॉलेज में हम करते क्या है, चीजें याद करते हैं, तो रिमेम्बरिंग, ठीक है। और दूसरा क्या चेंज किया इन्होंने? सिंथेसिस को रीनेम किया। सिंथेसिस की जगह इन्होंने माना कि क्रिएटिंग, ठीक है। और उसको टॉप पर लेकर चले गए
कि क्रिएटिंग जो है ये सबसे हाईएस्ट लेवल का डोमेन है, ठीक है। तो इसकी जगह पर इन्होंने माना क्रिएटिंग और इसको हाईएस्ट लेवल पर लेकर चले गए, यानी कि 6 नंबर पर आ गया और इवेल्युएशन को 5 नंबर पर कर लिया, ठीक है। तो ये इसने दो चेंजेस इसमें किए हैं, तो अभी याद रखना आपके लिए आसान होगा। नॉलेज को बनाया रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग मतलब याद करना, स्मरण करना। कॉम्प्रिहेंशन जिसमें हम समझते हैं किसी भी चीज के, किसी भी इंफॉर्मेशन के मीनिंग को, तो इसने सिंपली उसका नाम लिया अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन को किया अप्लाइंग, तो ये एक वर्ब्स बन गई है, एक्शन ओरिएंटेड ये वर्ड्स बन गए हैं, ठीक है। एनालिसिस एनालाइजिंग, सिंथेसिस को क्रिएटिंग बोला है और उसको टॉप पर ले गए, यानी कि 6 नंबर पर हमारा आ गया। तो जो 6 नंबर पर था इवेल्युएशन, वो हमारा 5 नंबर पर आएगा इवेल्युएटिंग, ठीक है। ये चेंजेस जो हैं रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी में किए गए हैं। तो दोनों सीक्वेंस आपसे पूछ सकते हैं, ओल्ड भी पूछी जा सकती है और रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी का सीक्वेंशियल ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद अगला जो हमारा डोमेन आता है वो है साइकोमोटर डोमेन, मनोदैहिक क्षेत्र। इसमें 5 लेवल की सीक्वेंस बताई है कि 5 लेवल में जो होती है, 5 लेवल की सीक्वेंस में क्या होती है, लर्निंग होती है। क्या बोला इन्होंने, सबसे पहले क्या होगा, ठीक है। ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये लोवेस्ट लेवल है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको लोवेस्ट लेवल और हाईएस्ट लेवल, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछेंगे साइकोमोटर डोमेन में हाईएस्ट लेवल पर कौन सा डोमेन आता है, तो नेचुरलाइजेशन आता है, ठीक है। लोवेस्ट पर कौन सा आता है, इमिटेशन आता है, ठीक। तो ये पूछेंगे आपसे, तो ये सीक्वेंस भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि लोवेस्ट कौन सा है और हाईएस्ट कौन सा है। तो कौन सा है सबसे लोवेस्ट, इमिटेशन, कि जो हमारी लर्निंग है वो कॉपी करके सीखती है, कि हम नकल करते हैं एक दूसरे की, कि किसी को हमने देख लिया, कि जैसे छोटा बच्चा है, कोई बड़ा उसके सामने जो भी क्रिया करेगा, जो भी एक्टिविटीज करेगा, उसी को वो कॉपी करता है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के बारे में बोला कि ऐसे स्टूडेंट्स जो देख कर सीखते हैं किसी को या फिर उसको कॉपी करके सीखते हैं, तो वो हमारा सबसे लोवेस्ट लेवल का साइकोमोटर डोमेन हो जाता है। देख कर सीख लिया उन्होंने, नकल कर ली, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन वो करेंगे, कि जैसे आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हो कि कुछ बच्चे जो है चीटिंग करते हैं एग्जाम्स में, तो सामने जो आगे बैठा है स्टूडेंट्स उसका देख लेंगे, तो कुछ, लेकिन वो नकल में भी अकल का प्रयोग करते हैं, वो एज इट इज कॉपी नहीं करते हैं, वो पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर देंगे, यानी कि उसमें क्या करेंगे, वो मैनिपुलेशन कर देते हैं ताकि वो टीचर को पकड़ में ना आए कि उसने उसकी चीटिंग की थी, ठीक है। तो ऐसे ही जब वो नकल करके सीखता है स्टूडेंट, किसी को देख कर सीखता है, तो उसमें कुछ मैनिपुलेशन वो करेगा। एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू मेमोराइजेशन और बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, कि जो एक्शंस, जो क्रियाएं वो करेगा, ठीक है, तो वो कैसे करेगा, या तो वो याद करेगा मेमोराइजेशन, या फिर निर्देशों का वो पालन करेगा, ठीक है। आप इसमें मान सकते हो कि कोई डांसिंग स्किल्स आपको सीखनी है, तो सबसे पहले जो सिखाने वाला है, जो टीचर है, जो डांस टीचर है, उसको आप देख कर सीखोगे। देख कर सीखने के बाद क्या करोगे, थोड़ा बहुत उसमें मैनिपुलेशन करोगे। कैसे कैसे मैनिपुलेशन हो जाएगी, कि आप घर पर आकर प्रैक्टिस कर रहे हो उसी डांसिंग मूव की, तो जो आपने याद किया, जो आपको याद है कि वहां पर ये स्टेप्स मेरे टीचर ने बताए थे, ये निर्देश मुझे दिए थे, तो उसके आधार पर क्या किए जाएंगे, क्रियाएं की जाएंगी, एक्शंस किए जाएंगे, ठीक है। फिर मैनिपुलेशन हो गया, उसके बाद आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है, कि प्रिसाइज, यानी कि जो मैनिपुलेशन की गई थी उसमें फिर भी कुछ गलती हो सकती है, कि हो सकता है घर पर जाने के बाद जो डांस टीचर ने बोला उसमें से कुछ स्टेप्स या फिर कुछ उसके निर्देश जो है मिस हो जाएं, ठीक है। लेकिन बार बार जब वो लंबे समय तक उसकी प्रैक्टिस करता रहेगा, ठीक है, तो वही एक्टिविटीज बार बार रिपीट करता रहेगा, तो वो प्रिसाइज हो जाएगी, उसकी एक्सपर्ट हो जाएगा उन डांस मूवमेंट्स में, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बिकम्स मोर एक्सपर्ट एंड एक्शंस आर मोर प्रिसाइज। तो प्रिसीजन उसके एक्शंस में आ गई है। फिर होगी इसके बाद आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन कैसे,
कि अब जैसे अब कोई भी डांस होता है तो उसमें एक डांस मूव तो होती नहीं है, कई सारी होती हैं, ठीक है। और जो डांस टीचर है वो एक दिन में एक स्किल, एक ही डांस मूव सिखाता है कि इसकी प्रैक्टिस आप करो, ठीक है। जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर नेक्स्ट मूव सिखाएगा। और जब एक मान लिया पर्टिकुलर सॉन्ग पर उसको डांस करना था तो उसकी अलग अलग मूव उसने अलग अलग दिन किसी भी स्टूडेंट को सिखाई डांस टीचर ने। अब लास्ट में जब सारी उसके जो एक्सपर्टीज हैं वो हो जाएंगी सभी की सभी डांस मूव्स में, मान लिया एक सॉन्ग की 5 डांस मूव्स हैं तो पांचों में वो एक्सपर्ट हो गया है वो स्टूडेंट। अब क्या किया जाएगा कि सभी पांचों मूव्स को एक दिन प्रैक्टिस करवाएगा, सभी को क्या कर देगा वो एक साथ लेकर आएगा, ठीक है। यानी कि सभी डांस मूव्स एक साथ परफॉर्म की जाएंगी इन ए हार्मोनियस में वे, ठीक है। कि एक अच्छे तरीके से कि जो पहले डांस मूव आनी चाहिए वो पहले, जो बाद में आनी चाहिए वो बाद में, ठीक है। और सभी को एक साथ अब परफॉर्म किया जाएगा, ये होता है आर्टिकुलेशन। और लास्ट में जब उस चीज की, यानी कि जब जब 5 की 5 डांस मूव्स की वो लगातार प्रैक्टिस करता रहेगा, ठीक है, तो उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। अब उसको बार बार याद करना नहीं पड़ेगा जो मैनिपुलेशन के समय पर करना पड़ रहा था, कि इसको याद करना पड़ता है कि टीचर ने क्या निर्देश दिए, ठीक है, क्या 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 मैंने वहां पर स्टेप्स किए थे, क्या क्या गलती की थी, फिर क्या टीचर ने निर्देश दिए, वो मैनिपुलेशन के समय पर याद करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब एक हार्मोनियस वे में पूरी प्रैक्टिस सभी स्टेप्स की एक साथ हो जाती है तो वो नेचुरलाइजेशन बन जाता है। यानी कि वो प्राकृतिक रूप से अब निर्देश याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो स्केलेटल मसल्स हैं, हमारी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं, वो प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। मसल ट्रेन हो गई है, वो ऑटोमेटिक मूव करती हैं। तो एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स स्किल्स ऑटोमेटिकली, तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स स्किल्स हैं जिसको हमने पार्ट्स में सीखा था, एक डांस मूव को सीखने में मान लिया 7 दिन लगे, तो 5 को सीखने में 32 दिन लग गए। 32 दिन लगाने के बाद फिर अगले 10 दिन उसने पांचों की एक साथ प्रैक्टिस की, तो उसकी क्या हो गई है, वो पांचों की पांचों एक हार्मोनियस वे में सिक्वेंशियल अरेंज हो गई है और ऑटोमेटिक अब वो परफॉर्म कर सकता है विद हाई प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरलाइजेशन होता है जो कि हाईएस्ट डोमेन है साइकोमोटर डोमेन में, ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव्ड विद एक्शन बिकमिंग सेकंड नेचर, ठीक है। तो सेकंड एक तरह से नेचर बन जाता है कि जैसे मान लिया कि जब भी कोई बड़ा आपके घर में आता है, अगर आपका नेचर ऐसा है कि उनके पैर छूने हैं, ठीक है, तो ये कोई बार बार नहीं बोलता है आपको। शुरुआत में जब आप छोटे थे तब आपके माता पिता ने सिखाया आपको ये, लेकिन अब बार बार उनको बोलना नहीं पड़ता, वो आपका नेचर बन गया है, ठीक है। ऐसे ही कोई नई स्किल्स हम सीखते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स स्किल हम सीखते हैं, तो जब हम लगातार उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो हमारा नेचर बन जाता है, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो ये है हमारा दूसरा साइकोमोटर डोमेन। तीसरा और लास्ट डोमेन इसमें आता है अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र। इसमें भी 5 लेवल में लर्निंग होती है, 5 लेवल की सीक्वेंस में, जिसमें से सबसे लोवेस्ट है आपका रिसीविंग और सबसे हाईएस्ट है कैरेक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, अफेक्टिव भाव। भाव क्या करते हैं, क्या कहीं से आप पढ़ते हो कि हाँ किसी ने बोल दिया आपको कि अब हंसने लग जाओ तो आप हंसने लग जाते हो, किसी ने बोल दिया आपको कि अब रोना है आपको तो आप रोना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी आपका इमोशन है, कोई भी भाव है, वो हम कैसे सीखते हैं, तो सबसे पहले हम रिसीव करते हैं, ठीक है। एक छोटे बच्चे को आप देख सकते हो, अगर आपको ये तीनों डोमेन समझने हैं तो बहुत अच्छे से, ठीक है। एक छोटा बच्चा, उसको ये पता है कि चोट लग जाए तो रोना है, कोई घर पर 4-5 लोग लगातार बैठकर बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ठीक है, तो वो भी, उसको ये बात समझ में नहीं आती है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी वो जब सब हंस रहे हैं तो वो भी हंसना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी कि वो ध्यान देता है क्या चल रहा है। तो सबसे पहले रिसीव करने का क्या होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मुझे वो भाव चाहिए, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको, जैसे कि आजकल
अगर मैं बात करूं तो हमारे भाव लगभग क्या हो गए हैं, क्योंकि हम इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं कि किसी की दुख से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उस कंडीशन को अवॉइड करेंगे, वो एक्सेप्शन है। जो नॉर्मल एक जनरल चीज चलती है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज आपको अफेक्ट कब करेगी, जब आप उसको अफेक्ट अपने ऊपर होने देंगे, ठीक है। यानी कि जब उसके ऊपर आप अटेंशन देंगे तभी तो कोई चीज आपके ऊपर प्रभाव कर पाएगी, तभी तो वो भाव आप ग्रहण कर पाएंगे। यानी कि वो पहले तो आपको अटेंशन उसको देनी पड़ेगी, यानी कि अपनी इच्छा दिखानी पड़ेगी कि मुझे ये भाव सीखना है, ठीक है। तो विलिंगनेस टू लिसन, सुनने की इच्छा। जब हम सुनेंगे किसी चीज को, किसी चीज के ऊपर हम ध्यान देंगे एक्टिवली, फिर हम रिस्पॉन्स देंगे उसका। जो भी स्टिमुलस होगा, खुशी का होगा तो खुश वाला हम रिएक्शन देंगे, ठीक है। और अगर दुख का होगा तो दुख का हम रिएक्शन देंगे, यानी कि जो हमने रिसीव किया उसका अब रिस्पॉन्स हम देंगे। एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्यों? क्योंकि जब तक हम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी भाव के अंदर, किसी इमोशन के अंदर, तब तक हमारा रिस्पॉन्स नहीं निकल सकता, या फिर हम बोलें कि तब तक हमारा एक्चुअल रिस्पॉन्स नहीं निकल सकता, ठीक है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है उसमें हम एक वैल्यू ऐड करते हैं, कि जो हमारा उस टाइम पर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, तो उसमें एक वैल्यू होगी। ऐसा ना हो कि जैसे कई बार आपने भी किसी के साथ किया हो या फिर आपके साथ हुआ हो कि कोई मूवी थोड़ी सी इमोशनल चल रही है और आपकी आंखों से पानी आ गया हो या फिर आपकी फ्रेंड की आंखों से पानी आ गया हो, तो बाकी सब हंसने लगते हैं, है ना, कि ये तो बच्चों के जैसे कर रहा है, ठीक है, कि मूवी ही तो है, ये एक्टिंग चल रही है, फिर भी आंखों में पानी आ गया। तो जो भी आपका भाव हो उसमें वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, कि निरर्थक नहीं है मेरा जो रिस्पॉन्स है, उसमें कुछ वैल्यू है। तो अटैचिंग वर्थ आप बोलोगे, ठीक है, आपका क्या रिप्लाई होगा उस समय पर, या फिर जो एक्चुअल में किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका जो रिस्पॉन्स होता है, चाहे खुशी का हो चाहे गम का हो, तो उसमें आपको एक वैल्यू डालनी होती है अपने रिस्पॉन्स में। तो अटैचिंग वर्थ या फिर वैल्यूज टू एन आइडिया और बिहेवियर। तो जब आप वैल्यू ऐड कर देते हैं, क्योंकि एक ही इमोशन में या फिर एक ही सिचुएशन में अलग अलग भाव अलग अलग व्यक्ति के आ सकते हैं, या फिर आप मानो कि एक ही सिचुएशन में एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग भाव आ सकते हैं, ठीक है। अब कोई सिचुएशन ऐसी है कि सामने वाला बंदा तो परेशान है उससे, लेकिन जो सिलीनेस उसने दिखाई है, जो मूर्खता उसने की है, उसके ऊपर आपको हंसने का भी मन कर रहा है, ठीक है, लेकिन सामने वाला बंदा रो रहा है तो आप हंस नहीं सकते, ठीक है। तो यानी कि कई सारे भाव हमारे एक सिचुएशन में एक साथ हमारा रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। तो जो कई सारी हमारी वैल्यूज वहां पर जन्म लेती हैं, या फिर हमारे जो रिस्पॉन्स है उसके साथ अटैच हो जाती हैं, तो उनमें भी आपको प्राथमिकता देनी होती है, क्योंकि एक ही सिचुएशन में आपको हंसने का भी मन कर रहा है और उसको थोड़ा सा सांत्वना देने का मन भी कर रहा है। तो यानी कि एक ही सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन है, दो वैल्यूज वहां पर आपकी आ गई हैं, दो रिस्पॉन्स आपके निकल रहे हैं, लेकिन उसमें आपको प्राथमिकता किसको देनी है वो आपका उस टाइम का डिसीजन होगा। यानी कि जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारे अलग अलग रिएक्शंस हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, कि पहले उसको समझाता हूँ फिर हंसूंगा बाद में, ठीक है। तो रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैल्यूज, कि जो एक हंसने का भी मन कर रहा है, हंसने वाली वैल्यू वो भी बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, और उसको सांत्वना देने की वैल्यू ये भी बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनको ऑर्डरली अरेंज करना, कि पहले नंबर पर तुम बाहर आओगे, दूसरे नंबर पर तुम्हें बाहर आना है, ठीक है। और जब हम ये प्रैक्टिस लंबे समय तक करते हैं तो यही हमारा क्या बन जाता है, चरित्र बन जाता है। जो वैल्यूज हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं वो हमारे कैरेक्टर का पार्ट बन जाती हैं, यानी कि हमारे अंदर आ जाती हैं, आत्मसातीकरण उनका हो जाता है। तो ये होता है अफेक्टिव डोमेन। ये थे हमारे तीनों डोमेन और ब्लूम टैक्सोनॉमी। एक ही टेबल में अगर केवल आपको इनकी सीक्वेंस देखनी है तो इस टेबल में आपकी लगी हुई है, कि कॉग्निटिव में आपका लोवेस्ट बात करें तो नॉलेज थी, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ये रिवाइज्ड का है,
रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, ठीक है, इवेल्युएशन और क्रिएटिंग। तो ये हमारा रिवाइज्ड था, ठीक है। साइकोमोटर में सबसे पहला इमिटेशन और सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का हमारा नेचुरलाइजेशन। अफेक्टिव में सबसे लोवेस्ट लेवल पर रिसीविंग और सबसे हाईएस्ट लेवल पर कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये अच्छे से आप याद कर लेना। अब इसके हम पीवाईक्यू देखते हैं कि किस तरह के पीवाईक्यू इसमें पूछे हुए हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें और लगभग हर बार बनते ही हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो अरेंज द लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर इन कोग्निटिव डोमेन। तो कोग्निटिव डोमेन में अब आपसे पूछ रहा है ये कि सबसे लोवेस्ट लेवल पर कौन है और हाईएस्ट लेवल पर कौन है, इसके सीक्वेंस आप अरेंज कीजिए। तो सबसे लोवेस्ट लेवल पर कौन सा होता है, एक कॉग्निटिव डोमेन में, ठीक है। तो इसने वर्ड यूज नहीं किया कि ये पुरानी ब्लूम टैक्सोनॉमी है कि नई है, आप नाम देखकर समझेंगे। रिमेम्बरिंग जो होता है हमारा रिवाइज्ड में था, तो यानी कि ये रिवाइज्ड के पूछे गए हैं आपसे। तो रिमेम्बरिंग आपका पहले नंबर पर आता है। ई पहले नंबर पर जिसमें नहीं है उसको आप कट कर देंगे। रिमेम्बरिंग के बाद हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को, उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। 2 नंबर पर आपका बी आएगा जो कि सभी ऑप्शंस में दिख ही रहा है, ठीक है। जब हम समझ जाते हैं तो अप्लाई करते हैं, 3 नंबर पर सी है। अप्लाई करने के बाद उसका हम करते हैं एनालिसिस, एनालाइज करते हैं, और एनालिसिस के बाद क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 इसमें बोले हैं, पांचों को हमने सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। ई के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा आपका ए जो कि सेकंड ऑप्शन में है। यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इंडिकेटेड बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर सेड टू बी हाई लेवल आउटकम। हाई लेवल की आउटकम कौन सी है इसमें, ठीक है। तो लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स, क्या ये हाईएस्ट लेवल पर था। लर्निंग, सीखना, रिमेम्बरिंग, ये हमारा लोवेस्ट लेवल पर था, तो ए हमारा नहीं आएगा। तो जिसमें ए है उसको कट कर दीजिए। शोइंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज, ये हमारी कहां पर आती है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज रह गई है बतानी, ठीक है। इस क्वेश्चन पर दोबारा से आते हैं, ये हमने कर लिया था। यहां पर एक चीज मुझे आपको बतानी थी, वो स्किप हो गई थी। जो हमने देखा था कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसको हमने बोला था LOTS, इसके बीच में, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जिसको हमने बोला था HOTS। तो इनके बीच में बैलेंस बनाना ही ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अगर LOTS की बात करें तो क्या क्या आएगा लोअर ऑर्डर में इसमें, ठीक है। तो रिमेम्बरिंग, ठीक है, रिमेम्बरिंग आएगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद अप्लाइंग। तो पहले वाले 3 जो हैं किस में आएंगे, लोअर ऑर्डर में आएंगे। और हायर ऑर्डर में कौन से आएंगे, लास्ट वाले 3, एनालाइजिंग, इवेल्युएशन या फिर इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग, ठीक है। तो इसी से वो टॉपिक से वो क्वेश्चन था। तो रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग ये हमारे लोअर ऑर्डर में थे। उसने उस क्वेश्चन में पूछा है हायर ऑर्डर, तो एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, ये वर्ड आपको जहां भी दिखेंगे वो आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था।
इस क्वेश्चन पर अब आ जाते हैं। तो एनालाइज सिंथेसाइज ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर था, अभी पढ़कर आए हैं हम, तो बी आपका आएगा, दोनों ऑप्शन में है। अवेयरनेस, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग, क्या ये आएगा आपका? तीन कौन से मैंने आपको बताए हायर ऑर्डर में? एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग। तो क्या उसमें से है ये? नहीं है, नहीं है, तो ये हमारा लोअर ऑर्डर में है। यहाँ पर लिख लेते हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये भी हमारा लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, क्या ये हमारा है? तो ये भी हमने नहीं किया उन तीनों में, तो ये भी हमारा लोअर ऑर्डर है। इमिटेशन तो पहला ही है, सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग ये भी हमारा दूसरे नंबर पर ही आता है। आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन ये हमारा हाईएस्ट में आता है। किसमें? आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन किसमें था? नेचुरलाइजेशन आपका साइकोमोटर डोमेन में हाईएस्ट ऑर्डर में आता है, तो ये भी हमारा क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो यानी कि ई भी आएगा, तो जब सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ये आपका अफेक्टिव में हाईएस्ट पर है, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं अफेक्टिव और साइकोमोटर में भी कि जो आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन है, पहले तीन आपके रहेंगे उसमें भी एलओटीएस में, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में, और जो लास्ट के दो आपके बचेंगे वो आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आ जाएंगे, या फिर हाई लेवल आउटकम्स भी उनको बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी which of the following categories is considered to be higher for the learner? हायर कौन सी है इसमें? अंडरस्टैंड क्या हायर है, ठीक है। रिवाइज का पूछ रहा है ये, तो पूरी सीक्वेंस क्या है रिवाइज की? सबसे पहले क्या है? रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग के बाद आपने याद किया, फिर समझोगे, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आईएनजी है लास्ट में, ध्यान रखना इसका, ठीक है। फिर समझ भी लिया तो अप्लाई, अप्लाई कर लिया तो एनालाइज, एनालाइजिंग, एनालाइज कर लिया तो अब क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएशन, इवेल्युएटिंग, और लास्ट में क्या होगा? क्रिएटिंग, ठीक है। तो इसने पूछा हाईएस्ट लेवल पर कौन सा है? क्रिएट ही है, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स इन द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन इसमें से, तो सेम चीज है, जो आपको 6 कॉग्निटिव में है, 5 आपका साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन में है, उनकी सीक्वेंस से ही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्या क्या थी? सबसे पहले क्या है? नॉलेज है, पहले नंबर पर आपकी नॉलेज आएगी, जिसको रिवाइज्ड में क्या किया गया? रिमेम्बरिंग बोला गया। जब आपने रिकॉल कर लिया फैक्ट्स को, फिर उसको समझते हो, फिर उसकी एप्लीकेशन होती है, फिर उसकी एनालिसिस होती है, फिर सिंथेसिस होती है। ए सी, ए के बाद सी एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, which of the following educational objectives are considered to be of higher level in affective domain of taxonomic scheme? अफेक्टिव में हायर लेवल पर कौन से आते हैं, ठीक है। तो 5 हैं, 5 में से 3 मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाले 3 हैं वो आपके लोअर ऑर्डर में आते हैं, लोअर लेवल पर आते हैं। जो लास्ट वाले 2 हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ, वो आपके हायर लेवल पर रहते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर पर कौन सा है, सॉरी 4 नंबर पर कौन सा था? ऑर्गेनाइजेशन। पहले नंबर पर कौन सा था? सीक्वेंस में ही देख लो इसको एक बार, अफेक्टिव डोमेन में पहले नंबर पर क्या था? रिसीविंग, रिसीव किया, रिसीव के बाद रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्डिंग के बाद वैल्यूइंग, वैल्यूइंग के बाद
ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाद लास्ट में कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो ना रिसीविंग इसमें दिया है, ना रिस्पॉन्डिंग दिया है, ना वैल्यूइंग दिया है, तो अफेक्टिव डोमेन के केवल दो ही दिए हैं, बी और डी, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी, बहुत अच्छे से और बहुत आराम से डिटेल में आपको समझाया है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा समय भी ज्यादा लग गया, टॉपिक छोटा था। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे, इतना ही रखेंगे हम आज के लिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को